नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। अगर मुगल बादशाहों की बात करें तो आखिरी जो शक्तिशाली बादशाह थे वो मुगल बादशाह औरंगजेब हुए। उसके बाद में कोई ऐसा शक्तिशाली बादशाह नहीं हुआ। उन्होंने वर्तमान भारत में एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। सन 1707 उनकी मृत्यु के बाद में सारे मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे ताकि अपनी अपनी क्षेत्रीय रियासत कायम कर लेती। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासत सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है अंतिम समय। 18वीं सदी का अंतिम समय तक राजनीतिक क्षेत्र पर अंग्रेजों के रूप में नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे और यह इलाकों पर कब्जे में उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जब अंग्रेज भारत आए थे तो वह छोटी सी कंपनी के रूप में आए थे और उन्हें किसी इलाकों से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो ये नहीं चाहते थे कि हम भारत पे कब्जा करेंगे, लेकिन उन्होंने तो फिर ऐसा कैसे हुआ? एक दिन वे विशाल साम्राज्य स्वामी कैसे बने? आइए हम इस अध्याय में जानते हैं। ये देखिए, अंग्रेज है वो एक साथ खड़े हैं और पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना ये अफ्रीका का नक्शा दिखा रखा है। भारत, कोलकाता, कैटन, मद्रास। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया, यानी कि भारत आने का इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूर्व से व्यापार करने का एक अधिकार मिल गया था। इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पर पार जाकर नए इलाके को खंगाल सकती है। मतलब इनको इजाज़त मिल गई थी कि ये भारत ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं और जाके भी अपना व्यापार कर सकती है। वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप की ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ से जहाँ से आई थी, कहाँ, इंग्लैंड से, वहाँ से अपनी सस्ती दामों पर कंपनी सामान खरीद करके और बड़े व्यापार में बेच सकती। दूसरी चीज़, व्यापारी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा पर कोई भय नहीं था। उसे ज़माने में वाणिज्य कंपनी मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धा ना हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें कीमत पर बेच सकती थी। अगर कोई, जैसे कि वाणिज्य कंपनियों मोटी तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी, वो वाणिज्य कंपनियों से मोटी तौर पर बच के और अच्छा मुनाफा कमा रही थी, उन्हें फ़ायदा कर रही थी। और कोई अगर प्रतिस्पर्धा यानी कि उनको टक्कर देने वाला अगर कोई नहीं हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें कीमती बेच सकती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों के पूर्व से बाजारों में आने से रोक नहीं सकते थे। जब तक इंग्लैंड की जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूती, वे केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिम तट पर अपने स्थिति दर्ज कर रहा दी। वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। मतलब भारत के पश्चिम तट पर उपस्थित दर्ज करने नहीं थी, वे गोवा में अपना ठिकाना दर्ज कर चुके थे। पुर्तगाल की खोजी यात्रा वास्को दा गामा ने सन 1498 में पहली बार भारत पहुंचे। इस समुद्र मार्ग में पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभव तलाशने लगे। कुछ ही समय बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। तो धीरे धीरे सब आने लगे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में डच भी हिंदू सागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे और कुछ ही समय बाद में फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीकी सूती बड़े और रेशे की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी भी
बहुत जबरदस्त मांग रही थी। यूरोपीय कंपनियों को के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा के काफी भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी थी। अब यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। किस किस की कीमतें बढ़ने लगी? तो बात करते हैं रेशेदार बने हुए कपड़े, सूती कपड़े की। ठीक है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी आदि की कंपनियों में रेटें बढ़ गई, उसमें मिलने वाले मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारी कंपनियों के फलने और फूलने का यही एक रास्ता था कि वह प्रतिस्पर्धा कंपनी को खत्म कर दे। लहज बाजारों में कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू कर दी और जब अपने भारतीय चीज़ों का जब कीमतें बढ़ने लगी तो कंपनियों के बीच में क्या होने लग गई? प्रतिस्पर्धा होने लगी, लड़ाई होने लग गई। बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच में आपस में लड़ाइयाँ शुरू कर दी और 17वीं-18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में गिरावटें खड़ी कर देती, माल को लदे जहाजों को आग लगा देती, आगे बढ़ने से रोक देती। व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारी चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से टकराव होने लगे और इन व्यापारी बस्तियों की किलेबंदी करने के यानी कि रोक टोक करने के और व्यापार में मुनाफा कमाने इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगा। इस प्रकार से व्यापार में राजनीतिक और एक दूसरे से अलग अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखते हैं कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में शुरुआती करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले शुरुआत कहाँ करती है? बंगाल में। पहली इंग्लिश फैक्ट्री सन 1651 में हुगली नदी के किनारे शुरू हुई। कंपनी के व्यापारी यही से अपना काम चलाते थे। भारत में सबसे पहले अगर बात की जाए बंगाल में, बंगाल में कहाँ पे हुई? हुगली नदी के किनारे। इन व्यापारियों को इस जमाने में फैक्ट्री कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयरहाउस था जो निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा कर रखा जाता था। यहीं पर उसके दस्तावेज थे जिन्हें कंपनी ने अफसर बैठे थे। यहीं पे उनके दस्तावेज फैक्ट्री में वेयरहाउस था। वेयरहाउस में जो आने वाली चीज़ें थी, निर्यात जो आया था करती थी, उन चीज़ों का क्या करता थे? जमा के रखा जाता था और दस्तावेज थे। जैसे जैसे व्यापार फैले, कंपनी ने सौदेगारों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा तो कंपनी ने सौदेगार और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित किया। सन 1996 तक कंपनी अपनी आबादी के चारों तरफ की किल बना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसे मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। इसमें से एक गांव कालिकत्ता था जो बाद में कोलकाता बना। अब इसे कोलायत कहा। कंपनी ने मुगल व सम्राट अंग्रेजों औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दिया जाए। और जब कंपनी ने इन गांवों को ले लिया तो कंपनी ने क्या किया? औरंगजेब को इस बात के लिए तैयार कर लिया, मतलब औरंगजेब से बात की और उनको मना लिया कि कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, मतलब भारत में अगर किसी को व्यापार करना है तो जो राजा होता था उनको क्या देनी पड़ती? शुल्क देनी पड़ती। तो बिना शुल्क चुकाए काम फरमान जारी कर दिया जाए। फरमान यानी आदेश जारी कर दिया जाए। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने के लिए पहले से ही मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने लग गई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी ने जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें यह छूट नहीं था, लेकिन उन्होंने शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूल बहुत कम हो गया। अब क्या हुआ? जब मुगल बादशाह ने इसे छूट दे दी तो इन्होंने इनका गैर तरीके से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया और पूरे आसपास के इलाकों को जितने भी इसके नीचे जो काम करने वाले थे उनसे भी कर्ज लेना बंद कर दिया। राजस्व वसूल की
बहुत कम हो गया। ऐसे में भला बंगाल में नवाब मुर्शद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते। ये मद्रास की फोटो है। ये समुद्री इलाकों से जो सामान आता था, उस सामान को जहाज़ों के जरिए मंगाया जाता था। अब व्यापार से युद्ध तक कैसे आए वो बात करते हैं। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कंपनी और जो वहाँ के नवाब थे, वहाँ के सौदेगार थे, वहाँ के जो भी जमींदार थे, उनके बीच में क्या हो गई, टकराव होने लग गया।